अपन के जो एसी परिपथ है, जो अपन के एसी सप्लाई है दोस्तों, तो अपन देखेंगे कि जो अपन की एसी सप्लाई होती है, तो एसी सप्लाई में अपन के क्या होता है, जो ये एसी सप्लाई में आपके जो परिवर्तन होता है, क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अपन देखेंगे कि जो ये आपकी एसी जो सप्लाई है, आपने देखा कि ये जो सप्लाई आपको अल्टरनेटर से मिली है, किससे मिली है, अल्टरनेटर से मिली है। तो अल्टरनेटर से मिली हुई सप्लाई को जब अपन किसी मशीन को देते हैं, कहां पर देते हैं, मशीन को देते हैं, तो उस मशीन को और अधिक पावरफुल बनाने के लिए जो अपन की आई हुई अल्टरनेटर की जो सप्लाई है, आई हुई जो अपन के एसी सप्लाई है, उसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है। तो उत्पन्न हुई अल्टरनेटर एसी सप्लाई को और भी अधिक पावरफुल बनाने के लिए मुख्यतः दो कारकों का उपयोग किया जाता है। कितने कारकों का उपयोग किया जाता है, दो कारकों का उपयोग किया जाता है। पास इंडक्टर, पहला कौन सा है, इंडक्टर, और दूसरा है अपन के पास कैपेसिटर। दूसरा कौन सा है, कैपेसिटर। इंडक्टर को बोलते हैं अपन प्रेरकत्व, क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व, और कैपेसिटर को बोलते हैं अपन संधारित्र, क्या बोलते हैं, संधारित्र। तो ये दो कारक ऐसे हैं जिनका उपयोग अपन एसी सप्लाई के परिपथ में करते हैं। केवल और केवल एसी परिपथ में, डीसी में इन दोनों का उपयोग नहीं होता है, और होगा भी तो किस कंडीशन में होगा, मैं आपको सारी की सारी एक एक चीजें क्लियर कर दूंगा। तो एसी में आपके मुख्यतः इन दो कारकों का उपयोग अपन, इसमें अपन देखते हैं कि इंडक्टर या प्रेरकत्व क्या होता है। तो दोस्तों जो अपन की एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई में आपने देखा होगा कई जगह पर एक क्वाइल नुमा युक्ति उपयोग में ली जाती है, या आपके कोई भी आपके मशीन है तो उस मशीन में आपके कभी कभी दो बाइंडिंग की जाती है। कितनी बाइंडिंग की जाती है, दो बाइंडिंग की जाती है। जैसे कि अपन के पंखे जो होते हैं, उन पंखों में दो बाइंडिंग की जाती है। तो दोस्तों जो आपके ये सीधा तार है, यदि इस सीधे तार को एक क्वाइल का रूप दे दिया जाए, किसका रूप दे दिया जाए, क्वाइल का रूप दे दिया जाए, तो वो कहलाता है इंडक्टर। क्या कहलाता है, इंडक्टर या प्रेरकत्व। अब इसके अंदर जो गुण होता है दोस्तों, क्या होता है, इसके अंदर जो गुण होता है उसको बोलते हैं इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। जिसको बोलते हैं प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व बोलते हैं किसको, इंडक्टेंस को। और इंडक्टेंस किसे कहते हैं, तो आपकी जो क्वाइल होती है, जो इंडक्टर होता है, उसके अंदर जो गुण होता है उसको इंडक्टेंस कहते हैं। तो इसके अंदर कौन सा गुण होता है, तो दोस्तों इंडक्टर के अंदर आपके जो एसी सप्लाई होती है, तो एसी सप्लाई में आपके दो कारक चलते हैं, बी और आई। तो एसी सप्लाई में धारा परिवर्तन का विरोध करने वाला, किसका, धारा परिवर्तन का विरोध करने वाला। दोस्तों जो अपन के इंडक्टर होता है, तो इंडक्टर के अंदर जो गुण मौजूद होता है उस गुण को बोलते हैं अपन इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। तो इस क्वाइल के अंदर आखिर कौन सा गुण होता है, तो दोस्तों इस क्वाइल के अंदर जो गुण होता है, इसके अंदर ये गुण होता है कि जो अपन की एसी सप्लाई है, तो यदि दोस्तों आपके जो एसी सप्लाई होती है, तो एसी सप्लाई में बी और आई ये दोनों की दोनों अपन के चलती है। यदि आपके कोई एसी सप्लाई में इंडक्टर जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, इंडक्टर जोड़ दिया जाए, तो आप देखोगे कि जो आपके बी और आई जो अपन की एक साथ चल रही थी, तो आप देखोगे कि इंडक्टर जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, इंडक्टर जोड़ने पर बी और आई के जो चलने का कोण है
वो आपके परिवर्तित हो जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि आपकी जो इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर ये गुण होता है कि वो धारा परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? धारा परिवर्तन का विरोध करता है। जो आपके ये धारा घट रही और बढ़ रही है, यानी ये धारा आपके 30, 60 और 90 और इसी में 30, 60, 90 ये आपकी वोल्टेज चल रही है और ये आपकी धारा चल रही है। तो दोनों की दोनों आपकी समान चल रही है, तो आपके वोल्टेज को तो वो बढ़ावा देता है, क्योंकि भाई इंडक्टर है तो सीधी सी बात है, एक प्रकार का क्या है, ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज को क्या देता है? बढ़ावा देता है। तो इस कंडीशन में ये वोल्टेज को तो बढ़ावा देता है, और जो धारा होती है, धारा का ये विरोध करता है। धारा का क्या करता है? विरोध करता है, जिसके कारण धारा इसमें हो जाती है पीछे और वोल्टेज निकल जाती है आगे। तो किसी भी परिपथ में, एसी परिपथ में जो इंडक्टर का उपयोग अपन करते हैं, तो इंडक्टर का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि वोल्टेज अपन की हो जाए आगे। वोल्टेज क्या हो जाए? आगे। और जो करंट है, करंट हो जाए आपके पीछे। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी युक्ति है जो वोल्टेज को अग्रगामी और करंट को पश्चगामी करती है, तो दोस्तों इंडक्टर वह युक्ति है जो वोल्टेज को अग्रगामी करती है और करंट को पश्चगामी करती है। यदि आपके क्वेश्चन आ जाए कि बिना कैपेसिटर जोड़े हुए, यदि आपके क्वेश्चन आ जाए कि बिना कैपेसिटर जोड़े हुए एक फेज को दो फेज में डिवाइड करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों एक फेज से दो फेज में कोई सी भी सप्लाई को परिवर्तित करने के लिए इंडक्टर का उपयोग किया जाता है। जैसे ये आपकी यहां से एसी सप्लाई आ रही है, तो आप देखोगे कि यहां से और यहां तक की जो सप्लाई होती है वो आपकी बीआई अलग होगी, और यहां से और यहां तक की जो सप्लाई होती है वो बीआई आपकी अलग होगी। यदि एक तार मैंने यहां से ले लिया और एक तार मैंने यहां से ले लिया, तो एक तो आपके ये तार हो गया, एक आपके ये तार होगा, तो आप देखोगे कि इन दोनों में जो बी और आई जो चलने की जो गति है वो अलग अलग होगी। और यदि बी और आई चलने की गति यदि अलग अलग होती है तो वहां पर आपके फेज भी अलग अलग होते हैं। तो ये आपके दो फेजों का निर्माण हो गया। तो श्योर है दोस्तों, एसी सर्किट में जो आपका इंडक्टर उपयोग में लिया जाता है वो एक फेज को दो फेजों में बांटने के लिए, या फिर आपकी जो वोल्टेज है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए वहां पर उपयोग में लिया जाता है। अब ये वोल्टेज को बढ़ाता कैसे है, तो देखो दोस्तों, जब इसमें आप सप्लाई दोगे तो सप्लाई देने पर आपका जो करंट है, करंट आपके परिवर्तित होगा, यानी करंट आपके कम ज्यादा होगा। और जब करंट आपके कम ज्यादा होगा तो दोस्तों आपका जो इसके अंदर फ्लक्स पैदा हो रहा है, क्योंकि जो ये टर्न कर रखे हैं ना, ये टर्न इसलिए कर रखे हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बने। क्या बने? चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बने। और आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह कि यदि फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत का निर्माण होता है। तो जैसे ही इसमें करंट परिवर्तित होगी तो श्योर फ्लक्स परिवर्तित होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा, और चुंबकीय क्षेत्र यदि परिवर्तित होगा तो उसमें आपके विद्युत का निर्माण हो जाएगा। और वो जो पैदा होने वाली विद्युत है उसमें वोल्टेज आपके आगे होता है और करंट आपके पीछे होती है। तो ये सारी की सारी आपके इंडक्टर की कार्य प्रणाली है कि इंडक्टर आपके किस प्रकार काम करता है और कैसे इसका एसी में उपयोग करते हैं। ये तो है आपके पास इंडक्टेंस का प्रतीक। क्या है? इंडक्टेंस का प्रतीक। और इसके मात्रक की बात बोले, किसकी मात्रक की? आपके इंडक्टेंस के मात्रक की बात बोले तो इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। और यदि हेनरी के प्रतीक की बात बोले तो इसका प्रतीक होता है H। क्या होता है दोस्तों? इसका प्रतीक होता है H। तो यहां आप नोट कर लेना, इंडक्टेंस का जो प्रतीक है वो होता है L,
क्या होता है एल, और आपके जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी, और हेनरी को जो प्रदर्शित किया जाता है वो प्रदर्शित किया जाता है एक्स से। अब किसी भी सर्किट में L बराबर di/dt क्या होता है, किसी भी सर्किट में L बराबर di/dt होता है। यहां पर di जो है दोस्तों ये है धारा परिवर्तन, क्या है धारा परिवर्तन, और जो आपकी dt है ये है धारा परिवर्तन का समय, ये है धारा परिवर्तन का समय। आपके न्यूमेरिकल आ जाए और न्यूमेरिकल में कहीं पर भी आपको धारा दिखे और कहीं पर भी आपको समय दिखे तो वहां पर आप इंडक्टेंस आसानी से निकाल लेना। यदि आपसे कोई कहे कि 2 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा आगे चल के 5 एम्पियर की हो जाती है, आगे चल के 5 एम्पियर की हो जाती है, तो 2 एम्पियर से 5 एम्पियर धारा परिवर्तित होने में 5 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है, 5 सेकंड का समय लगता है। तो बताओ उस कॉइल का इंडक्टेंस क्या होगा। तो यहां पर आप जो करोगे धारा परिवर्तन, और धारा परिवर्तन कितना हो रहा है दोस्तों, तो 2 शुरू में है और बाद में पहुंच रहा है 5, इसका मतलब धारा परिवर्तन हुआ 3 एम्पियर। कितना हुआ, 3 एम्पियर। तो यहां पर करोगे 3, ठीक है। इसके बाद आपका जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो 5, कितना लग रहा है 5, तो कितना हो जाएगा 0.6 हेनरी, कितना हो जाएगा 0.6 हेनरी हो जाएगा। तो इससे संबंधित यदि न्यूमेरिकल आए तो दोस्तों आसानी से हल कर देना, ठीक है दोस्तों। जब आपकी ये कॉइल है दोस्तों, ठीक है, तो जब इस कॉइल में आपकी धारा जारी है और वोल्टेज जारी है, तो दोस्तों जब किसी भी चालक में, चाहे कोई सा भी आपके चालक हो, चाहे उसकी संरचना आपकी कैसी भी हो, तो जब किसी भी चालक में वोल्टेज या धारा का प्रवाह किया जाता है, अर्थात वोल्टेज या धारा दी जाती है, तो उस चालक के द्वारा प्रतिरोध किया जाता है, उस चालक के द्वारा प्रतिरोध किया जाता है। तो श्योर है दोस्तों, जब आप इस इंडक्टर में सप्लाई दोगे तो इस इंडक्टर के द्वारा भी उसका विरोध किया जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंस। तो किसी भी इंडक्टर के द्वारा धारा या वोल्टेज का विरोध करना इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो निम्न नाम है वो है प्रेरकत्व प्रतिघात। तो इसको प्रेरकत्व प्रतिघात भी बोल सकते हैं या इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोल सकते हैं। और ये अपन के क्या होता है, किसी भी इंडक्टर के द्वारा किया गया विरोध, किया गया प्रतिरोध, वो कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो दोस्तों ये यदि आपके विरोध है तो इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा आपके ओम। क्या होगा, ओम। कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिकल के मामले में यदि आपसे पूछ ले कि फलानी चीज यदि विरोध कर रही है तो उसका मात्रक क्या होगा, तो दोस्तों कोई सी भी चीज यदि धारा का विरोध करती है तो हमेशा उसका मात्रक ओम होता है। तो यहां पर आपकी जो ये कॉइल है, ये जो इंडक्टर है, ये यदि आपके विरोध कर रहा है तो श्योर है इसका मात्रक भी ओम होगा। और इसका जो प्रतीक होता है दोस्तों, इसका प्रतीक होता है XL। क्या होता है, XL। तो यदि आपके क्वेश्चन आ जाए कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक होता है XL। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते किसे है, तो किसी भी कॉइल के द्वारा किया गया विरोध इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। बैठी दोस्तों समझ में। अब इसको जो ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों वो एकदम सिंपल है दोस्तों। जो आपकी एसी सप्लाई होती है तो एसी सप्लाई में 0 से और 0, ये आपका 0 से
360 के मध्य में जो आपका एक चक्र होता है ये अपन का 2 पाई से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? 2 पाई से व्यक्त किया जाता है। तो आपकी जो ये क्वाइल है, इस क्वाइल में पूरा की पूरा चक्र आपके प्रवेश करेगा। ये तो है नहीं कि भाई आधा आधा चक्र प्रवेश करेगा, भाई इसमें पूरा चक्र प्रवेश कर रहा है तो इसमें 2 पाई होगा। क्या होगा? 2 पाई होगा। इसके बाद एसी है तो एसी में आपके फ्रीक्वेंसी भी है, तो श्योर है दोस्तों यहां पर आपके फ्रीक्वेंसी भी होगी। क्या होगी? फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब इंडक्टर है तो श्योर है दोस्तों इसका कुछ मान भी होगा, तो इसका मान होगा L। तो यदि आपके क्वेश्चन आ जाए कि इंडक्टिव रिएक्टेंस को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई एफ एल। क्या है दोस्तों? 2 पाई एफ एल। ये 2 पाई कहां से लिया गया है? ये एसी के पूरे चक्र से लिया गया है। एफ क्या है? तो उस चक्र में जो उतार चढ़ाव आपके हो रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी। और एल क्या है? जो अपन ने क्वाइल जो ली है, तो इस क्वाइल का जो इंडक्टर है, इंडक्टेंस है, वो आपके एल से व्यक्त किया जाता है। तो आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल। यहां पर 2 पाई पूरा चक्र, एफ फ्रीक्वेंसी, एल इंडक्टेंस होता है, और इसको जो व्यक्त किया जाता है वो ओम में निकाला जाता है। तो ये है अपन के इंडक्टिव रिएक्टेंस। पूछेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, जो आपके एक्सएल है, ये एक्सएल पर फ्रीक्वेंसी का क्या परिवर्तन होता है, फ्रीक्वेंसी से क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यदि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यदि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो जो आपका एक्सएल है वो भी आपके बढ़ेगा। अर्थात इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। इसीलिए दोस्तों कभी भी जब कोई ट्रांसफार्मर अपन उपयोग में लेते हैं तो हमेशा ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहे। यदि उसकी फ्रीक्वेंसी परिवर्तित होती है तो उस कंडीशन में आपका जो प्रतिरोध है, जो आपका इंडक्टिव प्रतिरोध है, ये भी आपका बढ़ जाता है। और जब आपका बढ़ जाएगा तो वोल्टेज और करंट के मध्य में जो बनने वाला कोण जो होता है दोस्तों वो भी आपके कम हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो एक्सएल है ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। दूसरा जो पैदा होने वाला प्रतिरोध है वो इंडक्टेंस के क्या होता है। तो दोस्तों यदि आपके कोई भी कॉइल जितने ज्यादा मान की होगी उतना ही ज्यादा उसका प्रतिरोध होगा। यदि कोई 2 हेनरी की है तो उसका प्रतिरोध इतना ही होगा, यदि कोई 6 हेनरी की है तो उसका प्रतिरोध उतना ही होगा। तो जैसे जैसे अपन इंडक्टेंस का मान बढ़ाते हैं अर्थात एल का मान बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपकी जो कॉइल है उसका प्रतिरोध भी बढ़ने लग जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा 2 पाई, यानी कि आपके जो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसमें 2 पाई का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि आपकी जो एसी चलती है वो पूरे चक्र में चलती है। पूरे चक्र की जो वैल्यू होती है वो आपके 2 पाई होती है। तो बैठी दोस्तों समझ में कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये है आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है दोस्तों अपन के पास, दूसरा है अपन के पास कैपेसिटेंस। क्या है दूसरा अपन के पास? कैपेसिटेंस। तो देखो दोस्तों जो इंडक्टेंस है वो कॉइल से संबंधित है और कैपेसिटेंस जो है आपके वो किससे संबंधित है? वो आपके कैपेसिटर से संबंधित है। तो कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों, ये अपन के आगे चैप्टर भी आएगा लेकिन थोड़ा यहां पर भी बता देता हूं। तो कैपेसिटर अपन के वो होता है दोस्तों यदि आपके पास 2 चालक प्लेट है। कितनी प्लेट है? 2 चालक प्लेट है या 2 आपके पास चालक है। यदि उन दोनों चालकों को पृथक कर दिया जाए, और आपको पता है 2 चालक किससे पृथक होंगे? 2 चालकों को यदि अलग अलग स्थापित करके एक कंपाउंड यानी कि एक पात्र के अंदर यदि स्थापित कर दिया जाता है तो वो अपन के बन जाता है कैपेसिटर। क्या बन जाता है? कैपेसिटर। अर्थात ये दोनों की दोनों अपन के क्या है? चालक। ये दोनों की दोनों क्या है? अपन के चालक। ठीक है दोस्तों। और ये जो है ये है अपन के अचालक। ये क्या है अपन के पास? अचालक। तो यदि किसी चालक प्लेट को अचालक के द्वारा
पृथक कर बनाई गई युक्ति कैपेसिटर कहलाती है। क्या कहलाती है? कैपेसिटर कहलाती है। और इसका जो प्रतीक होता है दोस्तों कैपेसिटर का प्रतीक होता है ये दो डंडे, और ये दो डंडे जो व्यक्त करते हैं वो आपके चालक प्लेट को व्यक्त करते हैं, और बीच में जो ये खाली स्थान है ये आपके अचालक को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? अचालक को प्रदर्शित करते हैं। तो दो चालक प्लेटों के मध्य में यदि अचालक स्थापित कर दिया तो वो युक्ति आपके कैपेसिटर बन जाती है। एक बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, और जो भाई है ना कुछ ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना दोस्तों, वो ज्यादातर क्वेश्चनों को गलत करते हैं। तो उसमें पूछा था कैपेसिटर का प्रतीक क्या है, कैपेसिटर का प्रतीक क्या है, और उसमें दिए गए थे ये चारों की चारों सिंबल। तो दोस्तों जो यदि दोनों डंडे आपके बराबर के होंगे वो कैपेसिटर का है, यदि एक डंडा छोटा और एक डंडा बड़ा रहेगा तो वो आपके सेल का है। किसका है दोस्तों? सेल का है। और यदि आपके एक डंडा बड़ा फिर एक डंडा छोटा और फिर एक डंडा और छोटा तो ये आपके अर्थ का है। किसका है? अर्थ का है। तो ये पूछा गया था वहां पर कि कैपेसिटर का प्रतीक क्या है। तो दो डंडे यदि बराबर के हैं तो वो कैपेसिटर का प्रतीक है, यदि एक डंडा बड़ा और एक डंडा छोटा है तो वो सेल का है, यदि क्रम वाइज से सारे डंडे आपके छोटे 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 हैं तो वो आपके अर्थ का है। ये पूछा गया था। तो यहां पर आपके ये वाला प्रतीक कैपेसिटर का है। अब यहां पर आप देखोगे कि कैपेसिटर अपन के किस प्रकार कार्य करेगा। तो देखो दोस्तों, जब आपके एसी सप्लाई होती है, यहां पर दोनों चीज ध्यानपूर्वक देख लेना, हालांकि आगे मैं आपको और बेस्ट तरीके से समझाऊंगा, लेकिन यहां पर भी ध्यान से देखना ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। कैपेसिटर लगा दिया यहां पर, ठीक है, ये मैंने यहां पर दूसरा वायर निकाल लिया, ठीक है, एक कैपेसिटर मैंने यहां पर लगा दिया और यहां पर मैंने दूसरा वायर निकाल लिया। मान लीजिए यहां पर मैंने दी एसी सप्लाई और यहां पर दी मैंने डीसी सप्लाई। तो दोस्तों कैपेसिटर आपका किस पर काम करेगा? कमेंट करके मेरे को बताओ कि कैपेसिटर किस पर काम करेगा। तो दोस्तों कैपेसिटर हमेशा एसी पर कार्य करता है। किस पर काम करता है? एसी पर काम करता है, डीसी पर यह कार्य नहीं करता। यदि आपके क्वेश्चन आ जाए कि सप्लाई को ब्लॉक करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों डीसी जो सप्लाई होती है यदि इसमें आप कैपेसिटर लगा दोगे तो आगे जो आपको मिलने वाली सप्लाई है ये सप्लाई आपको नहीं मिलेगी। अर्थात यहां पर आपका जो ये कैपेसिटर है ये सप्लाई को ब्लॉक कर देता है। तो डीसी में यदि कैपेसिटर लगा दिया आपने तो वो सप्लाई को ब्लॉक कर देगा। अब देखो जैसे ही आप किसी कैपेसिटर में सप्लाई देते हो तो दोस्तों इसके अंदर है आपके अचालक, तो वो क्या करता है? आवेश ग्रहण करता है, अर्थात चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। अब यदि मान लो मैंने दे दी डीसी, क्या दे दी? डीसी। तो डीसी दे दी तो वो कैपेसिटर चार्ज तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ज तो हो जाएगा, लेकिन उसके दूसरे सिरे से सप्लाई आपको जब मिलेगी जब वो डिस्चार्ज होगा, तो वो डिस्चार्ज हो नहीं रहा तो आगे आपको सप्लाई नहीं मिलती। अर्थात डीसी में ये पूरा की पूरा हमेशा चार्ज कंडीशन में रहता है, जिसके कारण इसमें आपकी जो धारा है वो ब्लॉक हो जाती है। अब एसी में क्या होता है दोस्तों? तो एसी में देखो जैसे ही आपने सप्लाई दी तो सप्लाई देने पर आपकी जो वोल्टेज और करंट है ये आपकी घटती बढ़ती चलती है। तो यदि आपके कैपेसिटर को एसी से जोड़ रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद इसमें सप्लाई दे तो ये दोस्तों आपके चार्ज होगा। जैसे ही सप्लाई आपकी जीरो पर आएगी ये डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर दोबारा सप्लाई आपकी अधिकतम आएगी, फिर ये चार्ज हो जाएगा। तो जो आपकी धारा परिवर्तन हो रहा है, जो आपकी साइकिल जो चल रही है, वोल्टेज और धारा का जो परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण ये कैपेसिटर अपन के बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। और यदि आपके कैपेसिटर बार बार चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब आपको दूसरी छोर से आसानी से सप्लाई मिल सकती है। तो एसी में आपका जो कैपेसिटर है
वो वर्किंग करता है, कार्य करता है। और कार्य क्यों करता है? क्योंकि एसी सप्लाई जो होती है वो परिवर्तित मान की होती है, अर्थात घटने बढ़ने वाले मान की होती है, इसलिए ये कैपेसिटर वहां पर कार्य करता है। बैठी दोस्तों समझ में? कोई दिक्कत है? अब देखो है कैपेसिटर का जो गुण होता है वो अपन के कहलाता है कैपेसिटेंस। क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। तो इसका क्या गुण होता है? तो दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि इंडक्टर का क्या गुण होता है, तो इंडक्टर का गुण होता है धारा परिवर्तन का विरोध करना। और यदि आपसे पूछ ले कि कैपेसिटर का क्या गुण होता है, तो कैपेसिटर का गुण होता है वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करना। किसका? वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करना। तो दोस्तों ये युक्ति आपकी ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात जो वोल्टेज और धारा आपके घटते बढ़ते जो आ रहे हैं, तो यदि करंट का विरोध करे तो वो इंडक्टर, यदि वोल्टेज का विरोध करे तो वो आपके कैपेसिटर। यदि आपके वोल्टेज का विरोध करेगा तो करंट आगे निकल जाएगा, यदि करंट का विरोध करेगा तो वोल्टेज आगे निकल जाएगी। तो यहां पर किसका विरोध हो रहा है? वोल्टेज का विरोध हो रहा है। तो इस कंडीशन में जहां पर भी आप कैपेसिटर लगाओगे तो उस कंडीशन में वोल्टेज हो जाती है आपके पीछे। वोल्टेज क्या हो जाती है? पीछे। और जो करंट है वो हो जाता है आपके आगे। करंट क्या हो जाता है? आपके आगे। तो कैपेसिटर लगाने पर वोल्टेज हो जाता है पीछे और करंट हो जाती है आगे। तो कैपेसिटर किसी भी जगह पर इसलिए लगाया जाता है ताकि वोल्टेज अपन की अग्रगामी रहे और करंट आपकी अग्रगामी रहे और वोल्टेज आपकी पश्चगामी रहे। अब जहां पर भी आप कैपेसिटर लगाओगे और वहां पर श्योर है दोस्तों धारा आपकी ज्यादा होगी, और धारा यदि ज्यादा है वहां पर तो ये आप सोच लेना कि उसकी पावर भी आपके ज्यादा हो। अब जो आपका ये गुण है ये कहलाता है कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का जो दोस्तों प्रतीक होता है ये होता है सी। क्या होता है प्रतीक? सी। और मात्रक जो होता है दोस्तों, तो मात्रक होता है आपके फैरड। क्या होता है मात्रक? फैरड। अर्थात कैपेसिटर का मात्रक फैरड होता है और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है सी। और फैरड का जो प्रतीक होता है ये होता है अपन के एफ। क्या होता है? एफ। तो दोस्तों किसी भी कैपेसिटर का जो गुण होता है, कौन सा गुण? वह गुण जो वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करे, जिसके कारण वोल्टेज आपकी पीछे हो जाए और करंट आपकी आगे हो जाए, वह गुण आपका कैपेसिटेंस कहलाता है। और कैपेसिटेंस का जो प्रतीक है वो है आपके सी और मात्रक है फैरड, और फैरड का जो प्रतीक है वो है आपके एफ। अब अपन देखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस या संधारित्र प्रतिघात। तो दोस्तों आपको पता है कि जो आपका कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में आपके एसी सप्लाई दी जा रही है, तो कहीं पर भी यदि आपके सप्लाई दी जाए तो उस युक्ति के द्वारा उसका विरोध किया जाता है, जिसे अपन के प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो यहां पर आपके कैपेसिटर है तो उसको अपन बोलेंगे कैपेसिटर का प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? कैपेसिटर का प्रतिरोध, अर्थात उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब यह है कि एसी सप्लाई जो इसके अंदर बह रही है, इसके अंदर चल रही है, उसके प्रति आपके कैपेसिटर का क्या रिएक्टेंस होता है, क्या ये उसके प्रति प्रक्रिया करता है। तो आपके कैपेसिटर में धारा के कारण विरोध उत्पन्न होना कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है, जिसे अपन के बोल सकते हैं संधारित्र प्रतिघात। क्या बोलते हैं? संधारित्र प्रतिघात। और आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है दोस्तों, इसका जो प्रतीक होता है वो होता है XC। क्या होता है? XC। अब आपको पता है कि ये भी एक हिसाब से विरोध है भाई, ये भी एक हिसाब से प्रतिरोध है, और प्रतिरोध है तो इसका मात्रक भी क्या होगा? ओम। इसका मात्रक भी क्या होगा? ओम। तो आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो प्रतीक है वो है XC और मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है ओम। अब यहां
पर एक चीज नोट कर लेना दोस्तों कि आपका जो भाई मैंने आपको बताया कि जो आपके एसी जो चलती है वो पूरे चक्र में चलती है, पूरे चक्र में चलती है, इसका मतलब 2 पाई हो गया। क्या हो गया? 2 पाई हो गया। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी भी आपके पास मौजूद होती है। कैपेसिटर है तो वहां पर करेंगे अपन सी। क्या करेंगे? कैपेसिटर है तो वहां पर सी। लेकिन जो आपके कैपेसिटर जो होता है दोस्तों, ये हमेशा जो आपके सी होता है, जो आपके ऐप होता है, जो कैपेसिटर जो होता है दोस्तों, जो आपके ऐप होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी के बिलोंग होता है। अर्थात जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ये फ्रीक्वेंसी के बिलोंग होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। क्या कह सकते हैं? एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। ये जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये अपन के फ्रीक्वेंसी के विलोम अनुपाती होता है। यदि फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होगी तो उसका जो प्रतिरोध है वो आपके कम होगा। यदि आपके फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसका विरोध आपके ज्यादा होगा। यानी उसमें जो चलने वाला चक्र है वो आपके क्या होगा? यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर होगा, फ्रीक्वेंसी के विलोम होगा। अब यहां पर थोड़ा नोट करना, मैं आपसे पूछूं, हालांकि दोस्तों देखो ये चीज मेरे को बार बार बीच में नहीं लानी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए लाता हूं ताकि तुम्हारे माइंड की जो नस है ना वो थोड़ी खुल जाए। तो देखो आपको पता है कि डीसी में एफ जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है? कमेंट करके बताओ मेरे को दोस्तों, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो आपको पता है कि डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है 0। डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। तो यदि फ्रीक्वेंसी आपके 0 है तो बताओ आपके जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो कितना होगा? तो ये होगा आपके पास अनंत। क्या होगा? अनंत। अब जब आपका प्रतिरोध अनंत है तो उसमें होके करंट जा ही नहीं सकती है, तो इसीलिए डीसी में कैपेसिटर में से करंट आपके नहीं गुजरती। इंडक्टर और जो आपके कैपेसिटर है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर किस प्रकार आपके फेज का निर्माण करते हैं? तो यहां पर थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों कि आपका जो इंडक्टर है ये किस प्रकार फेज का निर्माण करेगा और कैपेसिटर है ये अपन के किस प्रकार फेज का निर्माण करेगा। तो देखो दोस्तों ये अपन की सीधी सप्लाई आ रही है, ये है अपन की एसी सप्लाई। कौन सी सप्लाई? एसी सप्लाई। तो मान लीजिए आपने एक तार यहां से निकाल लिया, आगे आपने जोड़ दिया क्या? इंडक्टर। क्या जोड़ दिया? इंडक्टर। और दूसरा तार अपन ने यहां से निकाल लिया। तो आपने कितने तार दिए दोस्तों? यहां से केवल आप एक लाइन दे रहे हो, अर्थात एक तार दे रहे हो यहां से, ठीक है। और यहां पर आपके एक तार निकाला, यहां पर आपके एक तार निकाला, यानी आपके इसमें जो सिरे है वो सिरे है आपके 3। कितने सिरे है? 3। एक तो है आपके इन सिरा और 2 है आपके आउट सिरे। तो ये तो है आपका इन सिरा और ये है आपके आउट सिरे। अब ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों, अब देखो जैसे ही यहां से आपकी एसी सप्लाई जाती है तो इस सप्लाई में बी और जो आई है वो दोनों की दोनों 0 कोण पर चल रहे हैं। कितने कोण पर चल रहे हैं? 0 कोण पर चल रहे हैं। अर्थात वो आपके समान चल रहे हैं। जैसे ये आपका जो है यहां से वोल्टेज और करंट आपकी जो है वो साथ साथ में चल रही है, यहां पर साथ साथ में पहुंचेगी और यहां पर भी आपके साथ साथ में पहुंचेगी। यानी यहां से यहां तक जो आपके चल रहा है वो चल रहा है आपके इन फेज। क्या चल रहा है? इन फेज। यानी वोल्टेज और जो करंट है वो दोनों अपन के साथ साथ चलेगी। तो यहां से ये तार मैंने जोड़ दिया तो ये वाला तार भी अपन के हो जाएगा इन फेज। क्या हो जाएगा? इन फेज। यानी यहां पर बी और आई दोनों 0 डिग्री पर चल रही है। कितनी डिग्री पर चल रही है? 0 डिग्री पर चल रही है। अब आगे जैसे ही सप्लाई आपकी आगे आती है तो आगे आती है उस कंडीशन में ये जो है वो धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। किसका करेगा? धारा परिवर्तन का विरोध करेगा, जिसके कारण जो ये धारा है ये रह जाती है पीछे। धारा क्या रह जाती है?
पीछे, और जो वोल्टेज है ये वोल्टेज आ जाता है आगे। वोल्टेज क्या आ जाता है? आगे। और कितने डिग्री आगे आता है? तो दोस्तों ये आता है आपके 90 डिग्री आगे। कितना डिग्री आता है? 90 डिग्री आगे आता है। यानी जो आपकी ये सप्लाई है, यदि आपके यहां पर आपकी धारा है तो वोल्टेज आपके यहां पर होगा। तो इन दोनों के मध्य में जो डिफरेंस है आपके वो 90 डिग्री है। यानी यदि धारा आपकी 0 पर है तो वोल्टेज आपके 90 पर होगा। तो यहां पर जो आपको सप्लाई मिलेगी, ये सप्लाई मिलेगी आपको आउट फेज, क्योंकि भाई धारा और वोल्टेज में अंतर है, तो ये मिलेगी आपको आउट फेज। क्या मिलेगी? आउट फेज। और इसमें जो बी और आई जो आपकी चल रही है, तो ये चल रही है 90 डिग्री के कोण पर। किस पर चल रही है? 90 डिग्री के कोण पर। तो आप देखोगे कि ये वाला तार आपके अलग स्वभाव का है। क्यों? क्योंकि बी और आई 0 से चल रही है। और ये वाला जो तार है ये आपके अलग स्वभाव का है। क्यों? क्योंकि इसमें बी और आई 90 के कोण पर चल रही है। तो दोनों की जो बी और आई जो चल रही है वो भिन्न भिन्न चल रही है। तो इसका मतलब यहां से अपन ने केवल एक तार दिया है और यहां से आपने 2 तार निकाले हैं, और दोनों तारों का जो स्वभाव है वो अलग है। इसका मतलब यहां पर आपके 2 फेजों का निर्माण हो चुका है। कितने फेजों का निर्माण हो चुका है? 2 फेजों का निर्माण हो चुका है। और यदि आपके 2 फेजों का निर्माण हो गया है, इसका मतलब वहां पर आपके पावर में भी वृद्धि हो गई है। तो आपके इंडक्टर का उपयोग हमेशा किसी भी सर्किट में पावर को बढ़ाने के लिए या एक फेज से 2 फेजों में डिवाइड करने के लिए करते हैं। बैठी दोस्तों समझ में? किस प्रकार आपके 2 फेजों का निर्माण हो गया। सेम टू सेम ऐसे ही आपके कैपेसिटर करेगा। अब कैपेसिटर कैसे करेगा देखो। अब देखो दोस्तों, वही आपके यहां पर आपके कैपेसिटर जोड़ दिया, ठीक है। यहां पर आपके एसी सप्लाई जा रही है, एक तार अपन ने यहां जोड़ दिया और दूसरा तार अपन ने यहां ले लिया। ये है अपन के L1, ये है अपन के L2, ये है अपन के L3। इसका और इसका दोनों का स्वभाव जो है वो है आपके समान, क्योंकि भाई यही तार मैंने यहां से कनेक्ट कर रखा है। तो इसमें B और I जो है उसके मध्य में 0 डिग्री का डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे ही सप्लाई आपकी कैपेसिटर में जाती है, जैसे ही सप्लाई आपकी कैपेसिटर में जाती है, तो ये विरोध करता है वोल्टेज परिवर्तन का। किसका विरोध करता है? वोल्टेज परिवर्तन का। तो इसमें आपकी जो वोल्टेज है वो रह जाती है पीछे। वोल्टेज कहां रह जाती है? पीछे। और करंट कहां आ जाती है? आगे। करंट कहां आ जाती है? आगे। कितने डिग्री? 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो जो आपकी सप्लाई है यहां पर यदि आपकी वोल्टेज है तो करंट होगी यहां पर। दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। तो यहां पर तो B और I के मध्य 0 डिग्री और यहां पर B और I के मध्य 90 डिग्री। इन दोनों का स्वभाव आपके अलग अलग है, तो श्योर है ये फेज भी आपके अलग अलग होंगे। तो कैपेसिटर का उपयोग भी वहां पर किया जाता है जहां पर आपको 2 फेज की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, अब यहां पर आपके यदि एक ही फेज में कैपेसिटर का उपयोग यदि अपन करते हैं तो दोस्तों उस कंडीशन में आपकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपके जो I है, I आपके स्क्वायर हो जाती है, अर्थात धारा की जो वैल्यू है वो आपके बढ़ जाती है। धारा की वैल्यू यदि बढ़ जाएगी तो वहां पर पावर की भी वैल्यू आपके बढ़ जाएगी। तो ये आपके कैपेसिटर था जिससे अपन के फेज का निर्माण हुआ। बैठ की समझ में दोस्तों? कोई दिक्कत? जिसमें आपके प्रतिरोध जोड़ दे। क्या जोड़ दे? प्रतिरोध जोड़ दे। इंडक्टर जोड़ दे। क्या जोड़ दे? इंडक्टर जोड़ दे। या कैपेसिटर जोड़ दे। क्या जोड़ दे? कैपेसिटर जोड़ दे। तो यदि किसी एसी परिपथ में कैपेसिटर, इंडक्टर और प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध जोड़ दे, इंडक्टर जोड़ दे या कैपेसिटर जोड़ दे, उस स्थिति में आपका जो सर्किट है दोस्तों वो अलग अलग स्वभाव का होगा। यदि केवल आपने प्रतिरोध जोड़ रखा है, क्या जोड़ रखा है? प्रतिरोध जोड़ रखा है, तो उसको बोलेंगे शुद्ध प्रतिरोध। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ।
शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, अर्थात उसको बोलेंगे आर परिपथ। क्या बोलेंगे? आर परिपथ। यदि किसी सर्किट में केवल इंडक्टर जोड़ रखा है, क्या जोड़ रखा है? इंडक्टर जोड़ रखा है, तो उसको बोलेंगे शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलेंगे शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, जिसको अपन बोलेंगे एल परिपथ। क्या बोलेंगे दोस्तों? एल परिपथ। यदि किसी परिपथ में आपने केवल कैपेसिटर जोड़ रखा है, क्या जोड़ रखा है? केवल कैपेसिटर जोड़ रखा है, तो उसको अपन बोलेंगे शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ, उसको बोलेंगे शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ। अब यदि ये तीन प्रकार के आपके परिपथ है, यदि केवल प्रतिरोध जोड़ा तो शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, यदि केवल इंडक्टर जोड़ा तो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, यदि केवल कैपेसिटर जोड़ा तो उसको बोलेंगे शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ। अब यदि आपने प्रतिरोध भी जोड़ा और इंडक्टर भी जोड़ा, किसी परिपथ में प्रतिरोध भी जोड़ा और इंडक्टर भी जोड़ा, तो उसको अपन बोलेंगे आर एल परिपथ। क्या बोलेंगे? आर एल परिपथ, अर्थात वह परिपथ जिसमें आपके प्रतिरोध भी जुड़ा है और इंडक्टर भी जुड़ा है। तो जिस परिपथ में प्रतिरोध और इंडक्टर दोनों जुड़े हुए हैं उसे बोलेंगे आर एल परिपथ। और जिस परिपथ में आपके इंडक्टर और कैपेसिटर, क्या इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों जुड़े हुए हैं, उसको बोलेंगे एल सी परिपथ। क्या बोलेंगे? एल सी परिपथ। और यदि किसी में आपके कैपेसिटर के साथ प्रतिरोध जुड़ा है, क्या जुड़ा है? कैपेसिटर के साथ प्रतिरोध जुड़ा है, तो उसको अपन बोलेंगे आर सी परिपथ। क्या बोलेंगे? आर सी परिपथ। और यदि आपके किसी परिपथ में प्रतिरोध भी है, ठीक है, प्रतिरोध भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, ठीक है, यदि किसी परिपथ में ये तीनों की तीनों चीजें आपकी जुड़ी हुई है, तो उसको बोलेंगे अपन आर एल सी परिपथ। क्या बोलेंगे? आर एल सी परिपथ। तो दोस्तों, अपन के एसी सर्किट मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। अपन के जो एसी सर्किट है दोस्तों, वो मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। आर एल परिपथ, एल सी परिपथ, आरसी परिपथ और आरएलसी परिपथ। एक एक करके इन परिपथों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि ये परिपथ आपके किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं।